हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सिचुएशन को करेक्ट मीनिंग देकर अपने आप को हर तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर से बिल्कुल दूर रख सकते हैं। क्योंकि लोगों को सिचुएशन को करेक्ट मीनिंग देना नहीं आता है, इसलिए वो अक्सर नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप हर सिचुएशन को करेक्ट मीनिंग देकर अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं और हैप्पी जो फीलिंग्स हैं उनको फील कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी ज़रूर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से ज़रूर जुड़ना है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ पर है इवेंट और सिचुएशन। अब जब भी कोई लाइफ में हमारे इवेंट या सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड उसको एक मीनिंग देना चाहता है। हमारा माइंड यानी कि जो पास्ट लर्निंग से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, हमारी लर्निंग है। अब ये जो लर्निंग आपकी चाहे किसी भी तरीके से हुई हो, खुद कुछ कर या फिर आपने देख कर सुन कर, किसी भी तरीके से आपने जो भी लर्न किया हुआ है, आपकी जितनी भी एज है उतनी आपकी लर्निंग एज भी है। तो वो सब चीज़ें जो आपके पास होती हैं, तो इसकी वजह से माइंड उस सिचुएशन को एक मीनिंग देता है और उस मीनिंग के लिए वो क्या करता है, एक ऑटोमेटिक थॉट आपको दे देता है। अब ये जो ऑटोमेटिक थॉट आती है, ये टोटली डिपेंड करती है आपके जो भी लर्निंग हुई हुई है उसके बेसिस पर। यानी कि माइंड क्या करता है, जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो देखता है कि इससे मिलती जुलती सिचुएशन में आपने पास्ट में क्या डिसीजन लिए थे, आपने पास्ट में किस तरीके से इस सिचुएशन के प्रति आपका एटीट्यूड था, आपने इसका क्या मीनिंग निकाला था, आपको अच्छी फीलिंग थी, आपको बुरी फीलिंग थी, वो सारी मेमोरीज आपकी तलाश कर वो आपको एक ऑटोमेटिक जो है थॉट है वो दे देता है। ये सब इतना क्विक प्रोसेस होता है कि वो ऑटोमेटिक थॉट जब आपके दिमाग में आता है तो आपको लगता है कि शायद आप इस सिचुएशन में ऐसा जो सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो ही करेक्ट है। और लोग कई बार इस ऑटो पैटर्न में फंस जाते हैं और वो अपना जो पावर होती है इस सिचुएशन में मीनिंग क्रिएट करने की, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि जैसा भी हम किसी सिचुएशन में सोचेंगे वैसा ही इमोशन फील करेंगे और वैसा ही हमारा बिहेवियर होता चला जाएगा। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि हम सिचुएशन के मीनिंग कैसे निकालें। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। ये 35 इयर्स ओल्ड एक फ़ीमेल है जो हर सिचुएशन को अपने ऊपर ही पर्सनली ले जाती हैं। अब इन्होंने MBA कर रखा है, वर्किंग है, मैरिड भी हैं और इनकी एक डॉटर भी है। घर में जिस तरीके से नेचुरली फैमिली का सपोर्ट है, वो सपोर्ट तो इनके पास ही है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस शायद कुछ अपने हस्बैंड से और अपने इन लॉज से कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। तो उसकी वजह से इन्हें छोटी छोटी बातें बहुत हर्ट कर जाती हैं और ये अपने ऊपर ले जाती हैं, और इस वजह से अक्सर नेगेटिव इमोशंस फील करना और डिप्रेस फील करना, ये सब इनकी नेचर में आ गया है। तो मैं थोड़ा सा इस केस को समझा देती हूँ। जब भी कोई लाइफ में सिचुएशन आती है इनकी, जैसे फॉर एग्जांपल इनके ऑफिस में कुछ काम होता है और ये थोड़ा बिजी होती हैं, और उस वक्त अगर मदर इन लॉ से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो इनकी डॉटर का ख्याल रखें, और मदर इन लॉ कहीं और बिजी होती हैं, वो ख्याल तो रखती हैं लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेती हैं उस सिचुएशन का, मतलब अपने दिल पर ले जाती हैं और फिर यही मीनिंग निकालती हैं कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता है, शायद वो मेरे काम करने से खुश नहीं है। हस्बैंड के साथ भी छोटी बड़ी बातों पर इसी तरीके के इश्यूज हो जाते हैं और वही कंप्लेन होती है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, बस आपका तो नाम के लिए सपोर्ट है कि हाँ मैं अर्न कर रही हूँ तो बस इसलिए आप मुझे काम करने की परमिशन दे रहे हो, अदरवाइज़ आपने मेरे ऊपर ही बर्डन डाल रखा है कि मैं घर का भी करूँ, मैं बाहर का भी करूँ। जबकि सिचुएशन जब उनकी फैमिली मेम्बर से बात की गई, इतनी वर्स नहीं थी, ऐसी नहीं थी कि कोई उनको टॉर्चर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है या कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, उनको ज़्यादा लगता था। तो ये सब चीज़ें उनका गलत मीनिंग देने से सिचुएशन को हो रही थी। अब जब देखा गया कि जो उनकी लर्निंग थी पास्ट में, उन्होंने अपनी मदर के घर में इस तरीके का बिहेवियर देखा था। उन्होंने देखा था कि उनकी मदर जो थी वो गवर्नमेंट टीचर थी, तो उनकी जो दादी थी वो उनकी मदर के साथ इस तरीके से करती थी। वो उनको करते करते भी कुछ ना कुछ कहती रहती थी, क्रिटिसाइज़ करती रहती थी, या फिर उनके फादर के और उनकी मदर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर झगड़ा करा देती थी। तो जो उनकी पास्ट लर्निंग थी, यहाँ पर जो पास्ट लर्निंग थी, यहाँ पर क्या थी, इनसिक्योरिटी थी।
अभी जो पास्ट लर्निंग में इनसिक्योरिटी थी, जो उन्होंने देखा हुआ था और रेफरेंसेस इकट्ठे किए हुए थे अपनी मदर की लाइफ से, जब वो खुद शादी हुई, वो भी वर्किंग थी और वहाँ पर उनके भी फैमिली हुई, तो वहाँ पर वो इनसिक्योरिटी जो अंदर बैठी हुई थी वो हर सिचुएशन में ऑटोमेटिक मीनिंग के रूप में उनके दिमाग में आ जाती थी। और वो उसी बेसिस पर जो पास्ट की लर्निंग रेफरेंस से हुई भी थी, अपने लिए भी मीनिंग वैसा ही क्रिएट करने लगती थी। वो ये भूल जाती थी कि इस ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न जो आपका पुराना यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। डिस्टॉर्शंस की अगर सीरीज़ आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के नाम से मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें डिस्टॉर्शंस की सारी फॉर्म्स हैं ऑलमोस्ट, और आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, जिसमें हम किसी भी सिचुएशन को सही मीनिंग नहीं दे रहे होते हैं। तो उनके पास पास्ट की लर्निंग थी कि उनकी दादी ने जो मम्मी के साथ उनके किया हुआ था, उस सब से उन्हें ऐसा लगता था कि शायद जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं उनके साथ तो फैमिली वाले इस तरीके का करते ही हैं, जबकि उनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके हस्बैंड और उनके बीच में ऐसा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था, और ना ही उनकी जो सासू माँ थी वो इस तरीके की थी जैसी उनकी दादी थी। लेकिन उनकी जो पास्ट की लर्निंग हुई हुई थी वो यहाँ पर उन्हें जो है ना बार बार इनसिक्योरिटी का पैटर्न दे रही थी, और उनका अक्सर हस्बैंड से डिस्प्यूट रहने लगा, बच्चे पे भी झल्लाहट निकलने लग गई, और फिर मदर इन लॉ के लिए भी वो नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करने लगी। तो जब बार बार गलत थॉट आ रही थी तो उससे नेगेटिव इमोशन फील कर रहे थे, और उनको डिप्रेशन फील होने लगा, और वो इतना डिप्रेस हो जाती थी जिससे कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगी, उनका बिहेवियर सबके साथ ख़राब होने लगा। तो उसमें लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना, कई बार ब्लेम करना, इतना ज़्यादा वो बातें भी बोल देना जो वास्तव में कुछ ऐसी हुई नहीं थी। मतलब हर चीज़ को मैग्नीफाई कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना, छोटी सी बात का जैसे राई का पहाड़ बना देना, ये सब हो रहा था। तो अब मैं इसी केस के एग्जाम्पल से मैं आपको सिचुएशन का किस तरीके से मीनिंग लोग निकालते हैं और करेक्ट जो है ना मीनिंग कैसे दिया जाता है वो मैं आपको सिखाती हूँ, ताकि आप भी सिचुएशन का राइट मीनिंग निकालना सीख जाएं और मेंटल ट्रैप में ना फंसें। जो आपका माइंड जो है ना वो आपको जो पास्ट लर्निंग के बेसिस पर आपको कुछ इनसिक्योरिटी पैटर्न, कुछ क्लूज दे रहा है, वो गलत भी हो सकते हैं। वो किसी और के केस में सही थे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके केस में भी फिट बैठेंगे। तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर समझते हैं कि देखिए, जब भी कोई सिचुएशन या इवेंट आपकी लाइफ में आएगा तो वहाँ पर आप किस किस तरीके के मीनिंग दे सकते हैं। पर्सनल मीनिंग दे सकते हैं, यानी कि अपने ऊपर ही ले गए, आपने उसे पर्सनलाइज कर लिया। या आपका जो लर्नड मीनिंग है, जैसे अभी इनके केस में हो रहा था कि इन्होंने लर्न किया हुआ था रेफरेंस से कि इनकी दादी ने इनकी मम्मी के साथ क्या किया था, उस पे ले गए। लॉजिकल मीनिंग भी दे सकते हैं, इमोशनल मीनिंग भी दे सकते हैं, और सिचुएशनल मीनिंग भी दे सकते हैं। तो ज़रा समझ लेते हैं कैसे कैसे देते हैं। अब पर्सनल मीनिंग, जैसे उन्होंने कहा कि आज मुझे काम ज़्यादा है और आप मेरी डॉटर का ध्यान रखिए, तो भाई वो भी रिश्ते में दादी लगती हैं उसकी, और अच्छी लेडी हैं वो भी, और वो बच्चे का ध्यान रखेंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कोई प्रायोरिटी के चलते हुए थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी उस बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ निकाल लिया, तो उस बात को पर्सनली दिल पर ले गई कि मेरी कही हुई बात मानी नहीं। अब मेरी कही हुई बात मानी नहीं, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस चीज़ को अपने ऊपर ही जोड़ दिया। मतलब आपकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए भाई, कि आपकी बात कैसे टाल दी गई है, जबकि पूरी तरह से नहीं टाली गई थी, लेकिन वहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा पर्सन जो पर्सनल मीनिंग निकाल लेता है वो वहाँ पर बिल्कुल भी फ्लैक्सिबिलिटी अपने अंदर नहीं रखता है। वो हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है कि मेरे साथ इन्होंने जो किया है ये सही नहीं किया, ये जानबूझ के किया है। जब मैंने कहा था कि आज बेबी का ज़्यादा ध्यान रखो तो क्यों नहीं किया, मतलब उसमें अपने अहम को जोड़ दिया यहाँ पर। तो ये जो पर्सनल मीनिंग निकाला, इसमें पर्सन क्या होता है, अपने ईगो को जोड़ देता है, अपने अहम को, कि मेरी बात कैसे टाल दी है, अपने ऊपर सीधा ले जाता है वो पर्सनली, बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जगह किसी और ने भी ऐसा कुछ कहा होता और उनकी कोई प्रायोरिटी होती तो तब भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन पर्सनल मीनिंग कि मैंने ऐसा कहा था और मेरी बात नहीं रखी गई है, तो यानी कि मैं इनके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं हूँ, ये मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। तो उन्होंने पर्सनल मीनिंग भी निकाल सकते हैं। मैं सब कुछ आप ही उनके केस के रेफरेंस में समझा रही हूँ। ऐसे ही लर्न मीनिंग, अब जैसे उनकी दादी ने उनकी मम्मी के साथ किया तो वो जो लर्न मीनिंग था वो ही निकाल कर दे सकते हैं हम सिचुएशन को, कि सासों की तो आदत ही ऐसी होती है, बहुओं के साथ ऐसा ही करते हैं, और जो मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। तो वो जो लर्न मीनिंग था आप वो भी दे सकते हैं। ये लर्न मीनिंग कहाँ से आता है, आपके जो पास्ट रेफरेंसेस होते हैं
या कोई एक्सपीरियंस हो जाते हैं उसके बेसिस पर आ जाता है। इसी तरीके से लॉजिकल मीनिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा तर्क से जो है ना कोई सिचुएशन को मीनिंग देते हैं और भावनाओं को बिल्कुल ही वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे किसी भी सिचुएशन में, आप रॉन्ग मीनिंग में निकाल सकते हैं, जैसे तर्क कि भाई हाँ वो भी तो फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, उनकी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी लाइफ है, तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस रखना तो बिल्कुल फिजूल होता है। सब अपने अपनी लाइफ के लिए इंडिपेंडेंट है। भाई मेरी बच्ची है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ही तो करना होगा। मतलब आप बहुत टू मच लॉजिकल वे में समझ रहे हैं और सोच रहे हैं उस सिचुएशन में। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिर रिश्ते जो परिवार होते हैं उनके अपने सुख होते हैं, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ से आप बिल्कुल फीलिंग्स से बिल्कुल डिटैच होकर एक बिल्कुल एक्सट्रीम लॉजिक लगा रहे हैं। मतलब रिश्तों पे जब आप लॉजिक की तलवार चला देंगे तो फैमिली का क्या मतलब रह जाएगा। वहाँ टू मच लॉजिकल हो रहे हैं, मतलब दूसरे की फ्रीडम के लिए, दूसरे की बाउंड्रीज़ के लिए आप बहुत ही एक्सट्रीम में जाके लॉजिकल मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं होता है। लॉजिकल होना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं कि आप हर चीज़ में इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वाले लॉजिकल एंटर कर दो कि आप उस रिश्ते की ब्यूटी को ही ख़त्म कर दो या उस सिचुएशन की ब्यूटी को ही ख़त्म कर दो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा मीनिंग दिया जाए बिल्कुल ही, तो वो भी सही नहीं है। इसी तरह से इमोशनल मीनिंग अगर कोई पर्सन दे देता है, आखिर रिश्ते किस दिन काम आते हैं, बताओ अब रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब एक दादी है जो अपनी पोती का ध्यान नहीं रख सकती है, तो फिर और किससे उम्मीद करी जाए, और क्या पड़ोसियों से उम्मीद करी जाएगी। मेड पर भरोसा नहीं कर सकते हैं परिवार में, इसीलिए तो हम साथ में रहते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे परिवार का, इससे तो बिल्कुल ही अलग हो जाओ। मतलब इमोशनल वे में आप ये सोच सोच के भावनाओं के जो उबाल आपके अंदर आ रहा है उससे आप मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी मीनिंग आपका सही नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पर उस सिचुएशन में आपकी ऐसी भावनाएं जो है ना आपके विचारों की वजह से आपके अंदर ट्रिगर हो गई हैं, लेकिन ये आपका परिवार ख़राब कर देंगी, आपके रिश्ते ख़राब कर देंगी। और वो फीलिंग्स तो आप जानते हैं कि इस तरीके से बेल शेप में आएंगी, पीक पर जाएंगी और फिर डाउन हो जाएंगी। और बाद में आपको जब रियलाइज़ होगा कि आपने उन फीलिंग्स के बुलबुले के चलते हुए कुछ गलत डिसीजन ले लिए, आपने कुछ ऐसी बात कह दी दूसरे को, या आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए अलग होने के जो आपके लॉन्ग टर्म में जाकर बेनिफिशियल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या बार बार रिवर्स गियर मारते रहेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आपको तो रियलाइज़ हो जाएगा बाद में जाके, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है कि दूसरे को भी रियलाइज़ हो जाएगा और फिर वो दूसरा भी उतना ही ओरिजिनल वे में आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इमोशनल मीनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लोग अपने फियर, अपने इनसिक्योरिटीज़, तरह तरह के इमोशंस की वजह से वही सेम मीनिंग देते रहेंगे सिचुएशन को। ऐसे ही जो बेस्ट वे माना जाता है वो माना जाता है सिचुएशनल मीनिंग। हर सिचुएशन का अपना एक अलग वो होता है मीनिंग। सेम तरीके की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में 10 बार भी आई होती हैं, तब भी आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना होता है। क्योंकि रिपीटेड सिचुएशंस भी अगर आपकी लाइफ में आई होंगी तो वो हर बार थोड़ा रूप बदल कर आई होंगी, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होकर आया होगा। कॉन्टीन्यूसली सिचुएशंस आती है ना, जैसे उन्हीं के केस में था बेबी का टेक केयर करने का, तो एक ही बार थोड़ी ना था, ऐसे कई बार था। तो पहले जब उनसे बात की गई तो कई बार ऐसा हुआ कि उनकी मदर इन लॉ ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उस दिन उनका कोई फर्दर कमिटमेंट या कोई एंगेजमेंट ऐसा नहीं था और वो सारा दिन बेबी के साथ अवेलेबल थी, मतलब पूरा का पूरा फुल अटेंशन। तो उस सिचुएशन में ऐसा था कि सेम सिचुएशन ही थी ना कि बेबी का ध्यान रखना है और उनको ऑफिस में वर्क ज़्यादा है। तो यही सिचुएशन जब दूसरी बार उनके सामने आई एक डिफरेंट उसमें, तो वहाँ पर उस दिन उनकी मदर इन लॉ को कुछ काम था जिसकी वजह से वो उतना अटेंशन बेबी पे नहीं दे पाई जितना वो फीमेल एक्सपेक्ट कर रही थी। तो हमें समझना है कि उन्होंने क्या किया, उसका एकदम या तो पर्सनल मीनिंग निकालना या इमोशनल वे में मीनिंग निकालना, अपने पास लर्न जो है ना जो पैटर्न्स थे उसके बेसिस पर निकालना शुरू कर दिया। मतलब ये जो रॉन्ग पैटर्न्स हैं पूरे, कि अगर आप पूरा पर्सनल मीनिंग निकालते हैं तो भी गलत है, लर्न मीनिंग निकालते हैं तो भी गलत है, केवल लॉजिकल निकालते हैं तो भी गलत है, इमोशनल निकालते हैं केवल तो भी गलत है। सिचुएशनल मीनिंग निकालना है। अब इसमें इन सब चीज़ों का मिक्सचर तो हो सकता है, लेकिन केवल एक इन्हीं वजह से निकालना सही नहीं है। तो सिचुएशनल मीनिंग निकालिए। उस दिन अगर वो देखती कि उनकी मदर इन लॉ और कहीं भी कमिटेड थी पहले से, उनको नहीं पता था और उनका कमिटमेंट पहले से ही था, इस वजह से वो बेबी को उतना अटेंशन नहीं दे पाई जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो सिचुएशन का मीनिंग निकालना चाहिए था कि मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, वो बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके पहले से ही ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई जितना मैं सोच रही थी। लेकिन फिर भी
आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने इतना बिजी होने के बाद भी बेबी का ध्यान रखा और बेबी को टाइम दिया। अगर उस सिचुएशन के हिसाब से वो मीनिंग निकाल दी तो इसमें क्या था, इमोशंस भी हैं, एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है, और आप कोई पुराना पैटर्न भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप टू मच लॉजिकल नहीं हो रहे हैं कि ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा, परिवार का क्या फ़ायदा। आप राइट इमोशंस उसमें ऐड कर कर अपने आप को पर्सनली, ये नहीं कि मेरी बात क्यों नहीं रखी गई, ईगो को अलग रख कर आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर कर उसको राइट मीनिंग दे रहे हैं। क्योंकि जब आप सिचुएशन को किसी पास्ट बिलीफ के चश्मे से देखेंगे तो आपको वो सिचुएशन करेक्टली नहीं दिखाई देगी। अगर आप उसे इमोशंस के चश्मे से देखेंगे तो भी नहीं सही दिखाई देगी, लॉजिक से भी देखेंगे नहीं, पास्ट लर्निंग के बेसिस पर तो भी नहीं। तो भाई ये ईगो वीगो इन सब के चश्मे नहीं लगा रहे हैं आपको सिचुएशन को देखते हुए। आपको हर सिचुएशन में सबसे पहले उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि सिचुएशन क्या होती है समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या होती है, ये मीनिंगलेस होती है, आप मीनिंग देते हैं इसे। तो आपको जब मीनिंग देना है तो आपको उसे करेक्ट मीनिंग देना है। तो करेक्ट मीनिंग देने के लिए आपको क्या करना है, सिचुएशनल मीनिंग ही निकालना है कि आप उस सिचुएशन को देखिए, पहले पूरा अच्छी तरीके से जूम कीजिए, एनालाइज कीजिए कि उस सिचुएशन में जो हुआ वो किन किन सर्कमस्टांसेस में हुआ, और फिर उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर कर सिर्फ उसका सिचुएशनल मीनिंग निकाल कर अपने आप को वहीं पर पूरा अच्छी तरीके से समझा लीजिए। इससे आप कोई भी नेगेटिव इमोशंस वगैरह कुछ ज़्यादा टाइम तक फील नहीं करेंगे। कुछ अगर आप उस सिचुएशन में थोड़ा बहुत दुखी भी हुए, बुरा भी लगा, तो सब मोमेंट्री होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से पर्सनल मीनिंग निकाल लिया या आपने किसी पास्ट बिलीफ रेफरेंस के हिसाब से मीनिंग उस सिचुएशन को दे दिया, बहुत टू मच लॉजिकल हो गए, टू मच इमोशनल हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके साथ चिपक जाएंगे बहुत लंबे समय तक। और फर्दर जो सिचुएशंस पैदा होंगी, जो फर्दर जो आपके दिमाग में थॉट्स आएंगी या जो आपके बिलीफ बनेंगे, वो इतने रॉन्ग बन जाएंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। तो हर सिचुएशन का मीनिंग निकालो, उस सिचुएशन के ख़त्म होते ही वो मीनिंग भी ख़त्म, और आप माइंडफुल रहेंगे और हर सिचुएशन में आप एक डिफरेंट मीनिंग देके, जो एक कहते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुलनेस के साथ लाइफ को एंजॉय करना, वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको हर सिचुएशन का राइट मीनिंग निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली किसी भी लर्निंग के बेसिस पर सजेस्ट कर रहा है आप उसी की बात माने, नहीं। जब आप डिफरेंट मीनिंग देंगे तो आप मतलब जो एक फ्रेश थॉट्स हैं, जो करेक्ट थॉट्स हैं, उसके बेसिस पर बिल्कुल सही फील करेंगे, और सही फील करेंगे तो आप सही बिहेवियर करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो वो गलती कर रही थी लेडी, वो यही गलती कर रही थी, वो बड़ा पर्सनल मीनिंग क्रिएट कर लेती थी, या पास्ट जो उनकी लर्निंग थी उसके बेस पर मीनिंग क्रिएट कर कर, और अपनी एजुकेशन से वो लॉजिकल होकर, और कई बार नेगेटिव इमोशंस को इतना एक्सपीरियंस कर कर इमोशनल वे में रोना धोना और ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती थी, जिससे उनका काम भी डिस्टर्ब हो रहा था और परिवार भी डिस्टर्ब हो रहा था। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको केवल सिचुएशन को सबसे पहले क्या करना है, उसको बहुत अच्छी तरीके से जूम आउट करना है भाई, देखना है बहुत अच्छी तरीके से, उसको ट्रू मीनिंग देना है। आपको एम्पैथी रखनी है और फ्रेश थॉट क्रिएट करनी है हर उसमें। अब ऐसा नहीं है कि जो आपने पास्ट में सीखा है उसको बिल्कुल ही नकार दो। भाई अगर कोई इंसान वाकई चालाक है, कोई इंसान वाकई धोखेबाज है, कोई इंसान सच में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या किसी सिचुएशन में वाकई ही इस तरीके की चीज़ें जो आपको महसूस हो रही हैं वो सही हैं, उसके फैक्ट्स हैं, तो उस पास्ट लर्निंग को लो, लेकिन उस पास्ट लर्निंग को ही पकड़ कर मत बैठ जाओ। उसके बेसिस पर अपना नया फ्रेश थॉट क्रिएट करो, क्योंकि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट सेम होगा। एग्जैक्ट सेम नहीं है तो एग्जैक्ट सेम थॉट क्रिएट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट थॉट क्रिएट करिए और कोशिश कीजिए कि वो जो थॉट है वो वहाँ पर अटकाने वाला ना हो, उस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला हो। यानी कि उसको जितना ज़्यादा रीजनेबल पॉजिटिव मीनिंग आप देंगे, जितना ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड मीनिंग देंगे, उतना ज़्यादा वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आप अपने आप को भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, दूसरे के लिए भी डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं करेंगे। राइट इमोशंस को फील करके और राइट बिहेवियर के साथ आप उस सिचुएशन को बहुत जल्दी ख़त्म कर कर फर्दर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप
मैं उम्मीद करती हूँ कि सिचुएशन का राइट मीनिंग देना सीख गए हैं और पूरी उम्मीद है कि आज से आप हर सिचुएशन को बस सिचुएशनल मीनिंग देंगे, जिससे कि कोई परेशानी ही ना हो, ओवर थिंकिंग की चेन ही ना बने। अदरवाइज पहला मीनिंग गलत देने पे उसके बाद की जो सारी थॉट्स आएंगी वो सारी ही गलत आएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से अगर आप इन गलत तरीके से कोई भी सिचुएशन को मीनिंग दे रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, सिचुएशन को केवल सिचुएशनल मीनिंग देंगे और खुश रहेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो अभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कर मुझे भी बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।